Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the objective of chapter number 9 and that is aromatic hydrocarbons. तो students आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से जो है वो ऑब्जेक्टिव के जो एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस हैं वो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि आजकल जो है वो मैंने ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट किया हुआ है। जो एक्सरसाइज के एंड पे ऑब्जेक्टिव के MCQs आपसे पूछे गए हैं, पहले हम वो सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएंगे मेरे, तो उसके बाद मैं आप लोगों को जो है टॉपिक वाइज, अगर आप मज़ीद इंटरेस्ट लेते हैं तो टॉपिक वाइज MCQs जो है वो भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, टॉपिक वाइज हम उसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि चैप्टर के एंड पे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो अभी ये चैप्टर नंबर 9 को मैंने स्टार्ट लिया है आज, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, उसके ऑब्जेक्टिव को मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इसमें स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स आपको पता है कि जब भी मैंने डिस्कस करना होता है ऑब्जेक्टिव को, तो मैं कुछ पॉइंट्स जो है वो हमेशा पहले बना लेती हूँ, ताकि जब भी उससे रिलेटेड कोई भी MCQs हों तो वो आप लोग सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो जस्ट आपके पास ये एक छोटी सी एक स्कीम मैं बना लेती हूँ, तो उसको याद करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखना है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? बेंजीन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एरोमेटिक क्या होते हैं? जिसके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होना चाहिए। एंड बेंजीन रिंग का क्या मतलब है कि जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड्स। ठीक, इसके अलावा स्टूडेंट्स जो बात आपने याद रखनी है वो इसमें क्या है कि आपको बेंजीन जो है वो 3 तरह के रिएक्शंस देता है। ये इस साथ ही मैंने लिख लिया है कि बेंजीन आपको 3 तरह के रिएक्शंस देता है। एक आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये आपको शो करता है, इसके अलावा एडिशन रिएक्शंस शो करता है, इसके अलावा जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस शो करता है। ये 3 तरह के रिएक्शंस बेंजीन देता है, और इसके अलावा कोई भी रिएक्शन बेंजीन नहीं देता। मतलब अगर हम बात करें जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन, तो बेंजीन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता। ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ठीक, तो ये आपने देखा कि बेंजीन कितने रिएक्शंस देता है, 1, 2 एंड 3, ये 3 तरह के रिएक्शंस देता है। ये स्टूडेंट्स ये जस्ट पॉइंट्स बताने का मकसद ये है कि ये पहले आपके माइंड में एक तरह से ये बैठ जाएंगी सारी बातें, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो इसलिए मैंने इनको पॉइंट्स की फॉर्म में जो है ये बना दिया है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखें कि नेक्स्ट यहाँ पर ये मेंशन किया है कि आप कौन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो बेंजीन देता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन कौन कौन से थे, ये आपको मैंने कंप्लीट लेक्चर जो है वो आप लोगों से मैंने शेयर किए हुए हैं प्लेलिस्ट में। आप जाके चैप्टर नंबर 9 अगर ओपन करें तो उसमें प्रॉपर जो है वो प्लेलिस्ट में मैंने सब ऐड किए हुए हैं सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन कौन से डिस्कस किया था? हेलोजिनेशन, सेकंड नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन था, फिर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन था, और उसके बाद जो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन था। ठीक है, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन है। अब इसमें जो कैटलिस्ट यूज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी आप देख लें। अभी आप जब सॉल्व करेंगे MCQs तो आप देखेंगे कि आपके सारे MCQs जो हैं वो इनमें से सॉल्व होंगे। सारे तो नहीं, मतलब मोस्टली जो MCQs हैं वो आप इसमें से सॉल्व करेंगे। जस्ट ये एक जो मैं आप लोगों को ये पेपर में मैंने ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपसे मेंशन किए मैं आपको, तो ये आप लोग जो है वो आप इसको ईजिली सॉल्व करने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आप देखें कि हेलोजिनेशन में जो आप कैटलिस्ट यूज करते थे वो कौन सा होता था? FeCl3 या FeBr3 को आप एज ए कैटलिस्ट यूज करते थे। इसके अलावा जो है नाइट्रेशन में क्या होता था? नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता था? आपको नाइट्रिक एसिड को हम यूज़ करते थे एज अ कैटलिस्ट। इसके अलावा सल्फोनेशन में हम यूज़ करते थे सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ कैटलिस्ट, H2SO4 को। इसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप से याद रखें कि कौन सा जो है वो कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे थे। अल्काइलेशन में AlCl3 को यूज़ करते थे हम एज अ कैटलिस्ट। और एसाइलेशन भी, दोनों फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो, दोनों में हम क्या करते थे कि AlCl3 को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते थे। ये तो हो गई कैटलिस्ट की बात के अक्सर इनमें से बीच में से पूछ लिया जाता है कि नाइट्रेशन में कौन सा आप कैटलिस्ट यूज करते हैं, सल्फोनेशन रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोफाइल्स हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट मैंने इलेक्ट्रोफाइल्स का भी बना लिया ताकि आप लोगों को जो है वो इसको याद करने में आसानी हो। तो हेलोजिनेशन में आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो कैटलिस्ट इलेक्ट्रोफाइल हम यूज करते हैं वो X पॉजिटिव है। पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें, एक दफ़ा मैं बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी को इलेक्ट्रो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और फाइल कहते हैं लविंग। ठीक है, फाइल लविंग या लवर को। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी या इलेक्ट्रॉन लवर को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स कहेंगे। तो आपको याद होगा कि हेलोजिनेशन रिएक्शन जब मैंने डिस्कस किया था तो उसमें आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होता था वो X पॉजिटिव था, और X पॉजिटिव कौन सा हो सकता है? वो Cl पॉजिटिव या Br पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा नाइट्रेशन रिएक्शन अगर हम देखें, जो हमारे पास सेकंड नाइट्रेशन रिएक्शन है, इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं वो स्टूडेंट्स क्या होता था? नाइट्रोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव। इसको NO2 पॉजिटिव फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपको कहा जाए कि नाइट्रोनियम आयन। इसका सेकंड नेम क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन।
नेम क्या है, इसको हम नेम दें ना, अगर NO2 पॉजिटिव हम बोलते क्या है, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है वो सल्फोनेशन में आप कौन सा यूज़ करते हैं, तो सल्फर SO3 जो है हम इसको यूज़ करते हैं एज एन इलेक्ट्रोफाइल, SO3 को हम यूज़ करते हैं एज एन इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स आप यूज़ करते हैं R पॉजिटिव को। अल्काइलेशन से याद रखें कि अल्काइल ग्रुप जो है वो उसके साथ जो है पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, R पॉजिटिव। एसाइलेशन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, तो एसाइल ग्रुप के ऊपर जो है वो एसाइल ग्रुप क्या होता है, आपके पास RC डबल बॉन्ड O होता है, तो पॉजिटिव चार्ज इसके साथ लगा दिया। तो अब ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं इनकी पहले तो आपको नेचर याद हो रखें कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो आपका वो क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैसा होता है, दो तरह का होता है, एक या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और सेकंड बात क्या है कि या वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो हैं, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ये कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, और बहुत कम है जिसके अंदर ये न्यूट्रल होंगे। तो अभी आप देख भी सकते हैं कि आपके पास जो आपसे मैंने ये जो 5 रिएक्शंस डिस्कस किए हैं, ये जो 5 रिएक्शंस हैं, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन, इनके अंदर अगर आप देखें तो ये जो है मोस्टली जो है वो पॉजिटिव स्टेट में है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इनके Cl पॉजिटिव Br पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव स्टेट में है। इसी तरह जो है वो NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन जो है ये भी पॉजिटिव है, नाइट्रेशन रिएक्शन में पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। इसके अलावा जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में देखें कि R के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, एसाइलेशन में देखें तो ये भी RC डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O एंड इस पर भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इनमें देखा कि आपने ये सब के सब जो है मोस्टली आपने देखा कि मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, सिवाय एक आपका ये जो SO3 है जो कि सल्फोनेशन रिएक्शन में आपने देखा, सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर जो है आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो न्यूट्रल फॉर्म में है, ये वाहिद है जो कि न्यूट्रल फॉर्म में है, बाकी जितने भी हैं वो ये न्यूट्रल फॉर्म में। न्यूट्रल में आप अगर इसको ओपन करें स्ट्रक्चर को तो S के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन इसके साथ 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज जो है वो आपने शो नहीं किया हुआ, लेकिन बाकी जो है वो सारे आपने देखा कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से कंप्लीट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं मेन पॉइंट्स इस जो चैप्टर नंबर 9 के MCQs को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव को। तो हम स्टार्ट लेते हैं 1 बाय 1 में सारे MCQs आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो ये फर्स्ट आप देखें कि द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स, ये मैंने बेसिकली ये मैं करवा रही थी स्टूडेंट्स को, तो मैंने सोचा कि मैं पहले आप लोगों को ऐसे डिस्कस कर लूँ, तो इसलिए कुछ जो है वो मार्क भी हुए हैं। तो अब देखें कि ये फर्स्ट इसका क्या है कि क्वेश्चन है द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स, तो बेंजीन मॉलिक्यूल में क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 1 डबल बॉन्ड है या डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज है। तो स्टूडेंट्स ये आप देखें कि बेंजीन रिंग है, या आपने ये यहाँ पर बनाया हुआ मैंने, तो इसमें क्या है कि 3 डबल बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं, 3 डबल बॉन्ड्स हैं जो कि अल्टरनेट कर रहे हैं विद 3 सिंगल बॉन्ड्स, ठीक। लेकिन यहाँ पर अब ऑप्शन आपको ज़रा सा कंफ्यूज किया जाता है कि आप देखें 3 डबल बॉन्ड्स, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं फ़ौरन से सारे ऑप्शंस पढ़ते नहीं है और फ़ौरन से उनको सॉल्व कर देते हैं, तो इस तरह से वो गलत कर देते हैं सॉल्व, ठीक है। सो इसलिए आपने क्या करना है, केयरफुली पहले सारे ऑप्शंस को पढ़ना होता है, उसके बाद जाके उसमें से आपने एक ऑप्शन को करेक्ट वाले को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर देखें 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, लेकिन इससे भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है कि डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो देखें ये डेल्टा जो है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगी, 2 डबल बॉन्ड्स तो नहीं है, 1 डबल बॉन्ड भी नहीं है, ये तो गलत हो गए, ये दो तो बिल्कुल बनते ही नहीं है। लेकिन ए और डी में आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, तो देखें ए में क्या है 3 डबल बॉन्ड्स तो मौजूद हैं, लेकिन डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स आपको ये मैंने लेक्चर में तो ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आपने टॉपिक पढ़ा था रेजोनेंस में, ठीक है। तो आपने देखा था कि उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो ये जो 3 डबल बॉन्ड्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं ये बेसिकली आपके पास ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ऑल टाइम क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइज्ड मतलब अब लोकलाइज्ड होता है, लोकल कहते हैं मुकामी को, तो डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि एक जगह पर ना रहने वाले, अपनी जगह से मूव करने वाले, ठीक है, डीलोकलाइज्ड। तो ये क्या करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर नेक्स्ट में फिर इस तरह से ऑल टाइम जो है ये मूव कर रहे होते हैं। सो इस वजह से हम इसको इस तरह रेजोनेंस से शो करते हैं कि नेक्स्ट जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो डबल बॉन्ड जैसे यहाँ पर है, तो नेक्स्ट में आप देखें कि ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर होगा, इससे नेक्स्ट ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है, इसके बाद ये नहीं, ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। तो आप देखें कि बिल्कुल ये इसके रेजोनेंस में है। तो आप देखें दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। स्ट्रक्चर्स कैसे कि यहाँ पर इस साइड पर पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर नहीं है, इससे नेक्स्ट में है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है इसके थ्रू आपने देखा था डीलोकलाइजेशन जो है वो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और इसको
मज़ीद आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि आप इसको रिंग की फॉर्म में आपने देखा है कि बेंजीन रिंग की फॉर्म में हम इसको मेंशन करते हैं कि ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन जो होगी वो क्या होगी, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो अब होप सो कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। अब इससे नेक्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स किसके डेरिवेटिव्स हैं, तो आपको पता है कि एरोमेटिक वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, बेंजीन के लिए, ठीक है। एरोमेटिक वर्ड हमेशा किसके लिए यूज़ किया जाता है, बेंजीन के लिए, कि बेंजीन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होना चाहिए, ठीक है। सो क्या होगा कि किससे डिराइव हुए हैं आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, किससे डिराइव होते हैं, बेंजीन से डिराइव होते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शंस बाकी भी पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि नॉर्मल सीरीज ऑफ पैराफिन्स, सेकंड जो है वो अल्कीन्स है, थर्ड जो है वो बेंजीन है, और डी जो है वो क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एरोमेटिक है तो बेंजीन है, लेकिन एकदम से जो है वो आपने बेंजीन पे नहीं चले जाना, आप बाकी ऑप्शंस को भी देखें। नॉर्मल सीरीज ऑफ पैराफिन्स, पैराफिन्स किसको कहते हैं, अल्केन्स को, तो अल्केन्स तो ये डिराइव नहीं हुए। अल्कीन्स पे आ जाए तो अल्कीन से भी डिराइव नहीं हुए, तो बेंजीन पे हुए हैं, तो ये बेंजीन तो एक करेक्ट ऑप्शन है, और साइक्लोहेक्सेन से भी नहीं हुए, सो बेंजीन इज द राइट ऑप्शन, चार्ली इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स ये आप जो है इसको मार्क करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सा कैटलिस्ट आप यूज करते थे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, तो आपको याद होगा कि ये मैंने इसीलिए आपसे ये डिस्कस किए थे। अब देखिए ना, ये इंपॉर्टेंट आ गया ना पॉइंट यहाँ पर। तो हैलोजनेशन रिएक्शन में कैटलिस्ट ये था, और नाइट्रेशन में, और देखें कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में पूछ रहा है, वो अल्काइलेशन और एसाइलेशन को मार्क नहीं उसने किया, लेकिन देखें दोनों भी हो तो उसमें आप लोगों ने कौन सा कैटलिस्ट को यूज़ किया था, AlCl3 को हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। सो ऑप्शन क्या हो जाएगी आपकी, सॉल्व आसानी से देखें ना, आप सॉल्व कर लेंगे। AlCl3 इज यूज एज अ कैटलिस्ट, ये HNO3 नहीं यूज़ होता क्योंकि ये नाइट्रेशन रिएक्शन में होता है, BCl2 भी नहीं यूज़ होता और NaCl भी नहीं होता। सो सारी ऑप्शंस को पहले एक दफ़ा आपने अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जाके सॉल्व करना है। तो AlCl3 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए तो बेंजीन कैन नॉट अंडरगो। अब बेंजीन कौन से रिएक्शंस नहीं देता, तो अब आपको चॉइसेस दी जा रही हैं। ए जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, बी जो है वो एडिशन रिएक्शंस हैं, सी जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, और डी जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस है। तो अब आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि मैंने भी आपसे ये स्टार्ट में बिल्कुल जो है वो डिस्कस किया था कि बेंजीन जो है वो 3 तरह के रिएक्शंस देता है। बेंजीन कैन गिव ओनली 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। पहला जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नेक्स्ट जो है सेकंड वो है एडिशन रिएक्शंस भी देता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी देता है, लेकिन बेंजीन जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं देता, ठीक है। तो कौन से वाले रिएक्शंस देगा, ये तीनों रिएक्शंस जो है ये देगा, और कौन से रिएक्शंस नहीं देगा, तो ये आप देख लें कौन सा रिएक्शन नहीं देना इसने, एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ये नहीं देता। बेंजीन कैन नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये आपकी ऑप्शन जो है वो निकल जाएगी इसके अंदर से कि ये नहीं देता, ठीक है। सो आपने इसमें से कौन सी सिलेक्ट कर ली, सब्स्टिट्यूशन भी देता है, एडिशन भी देता है, ऑक्सीडेशन भी देता है, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं देता। सो जो है वो डेल्टा जो है वो इसमें राइट आंसर है कि बेंजीन कैन नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शंस। लेकिन अगर आपसे पूछे कि विच बेंजीन कैन अंडरगो कौन कौन से रिएक्शंस देता है, तो ये तीनों रिएक्शंस फर्स्ट 3 देगा, लेकिन डी नहीं देता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5th क्वेश्चन कि अमंग्स्ट द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी रेडिली सल्फोनेटेड, दैट कैन बी मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड इज, कौन सा आसानी से सल्फोनेट हो जाएगा, तो आपको ऑप्शंस दी जा रही हैं। टॉलीन फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड बेंजीन है, थर्ड जो है वो नाइट्रोबेंजीन है, और फोर्थ जो है वो क्लोरोबेंजीन है। ये चारों आपको दी जा रही हैं। तो आपको पता है कि स्टूडेंट्स के सल्फोनेशन जो है वो किसकी आसानी से हो जाती है, बेंजीन के ऊपर जो है ग्रुप अगर कोई लगा हुआ है। सल्फोनेशन क्या है कि जब हम आपने पढ़ा था सल्फोनेशन में कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम ट्रीट करते थे तो जो है फर्दर रिएक्शन होता था और बेंजीन के ऊपर जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो लगता था, ठीक है, बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो अब जिसको हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते थे। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स बात करें कि सल्फोनेशन किसकी आसानी से होगी, तो आपको पता है कि बेंजीन जो है वो ईजिली इतनी आसानी से सल्फोनेशन नहीं शो करता एज कम्पेयर टू कोई ग्रुप इसके ऊपर लगा हो। जैसे कि बेंजीन के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब आप देखें 2 तरह के ग्रुप्स हैं, ये आपने बात याद रखनी है कि आप देखें यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस बारे में कि देखें जस्ट अगर हम बेंजीन की बात करें, जस्ट सिंपल बेंजीन की अगर हम बात करें और यहाँ पर एक जो ग्रुप है बेंजीन के ऊपर जो है वो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एक सिंपल बेंजीन है। सेकंड ऑप्शन वो कह रहा है कि मिथाइल बेंजीन यानी कि जिसको टॉलीन कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट क्या है, बेंजीन है, सेकंड जो है वो आपके पास टॉलीन है, टॉलीन। उसके बाद जो है थर्ड जो ऑप्शन वो आपको दे रहा है नाइट्रोबेंजीन की, कि बेंजीन के ऊपर जो है वो NO2 ग्रुप लगा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। इस तरह से ये आप जब अंडरस्टैंड सही तरह से करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो लाजमी आप लोग जो है इसको बनाया करें ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। और उसके बाद जो है वो फोर्थ ऑप्शन दे रहा है क्लोरोबेंजीन, क्या दे रहे हैं, क्लोरोबेंजीन।
बेंजीन दे रहा है। क्लोरोबेंजीन का मतलब कि क्लोरीन ग्रुप जो है वो लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, ठीक है, क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो Cl लगा हो। तो अब देखें स्टूडेंट्स के आप देखें कि सल्फोनेशन किसकी आसानी से होगी, तो जस्ट बेंजीन है तो इसकी तो सल्फोनेशन आसानी से नहीं हो सकती, ठीक है। अब तो क्यों स्टूडेंट्स क्यों आसानी से नहीं हो सकती, क्योंकि देखें मैंने आपको पहले बताया कि जब कोई ग्रुप लगा होगा ना तो उसको जो है सब्सटीट्यूट करना, क्योंकि आपके ये जो रिएक्शंस हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस है ना बेंजीन के, तो अब क्या है कि ग्रुप को सब्सटीट्यूट करना जो है वो आसान हो जाता है। तो जब बेंजीन के ऊपर जो है कोई ग्रुप लगा होगा तो उसको सल्फोनेट करवाना ज़्यादा आसान होगा। अब इसमें से कौन सा ग्रुप जो है वो इजीली सल्फोनेट करेगा, सल्फोनेशन किसकी जो है वो हो जाएगी, मतलब अगर हम देखें कि मोस्ट इजीली कौन सा सल्फोनेट करेगा इनमें से कौन सा कंपाउंड, तो देखें आपके पास ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक हो गया। और जबकि नाइट्रोबेंजीन जो है ये आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। और ये जो आपका Cl है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन अब इनमें से अगर आप देखें तो आप इसका ऑर्डर जो है मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में जब हम इनका ऑर्डर देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो मिथाइल है ग्रुप ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है टुवर्ड्स बेंजीन रिंग बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, बेंजीन रिंग की तरफ बढ़ा देता है। इसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पर बढ़ जाती है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, सही है। सो क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो आपका जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है वो जाके आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है, तो इसकी जो सल्फोनेशन है वो आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर हम नाइट्रोबेंजीन को देखें तो इसमें स्टूडेंट्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है। जब अपनी तरफ से विड्रॉ कर लेता है तो यहाँ पर जो है वो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे होती है, सो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। होप सो कि आप ये सारे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें तो ये भी आप के उसमें देखें तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है वो डोनेट करेगा टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। लेकिन इसकी निस्बत मिथाइल ग्रुप की निस्बत अगर हम Cl को देखें तो मिथाइल ग्रुप जो है मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसकी सल्फोनेशन जो है वो आसानी से हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इन सब के अंदर जो है वो कौन सा ज़्यादा इजीली सल्फोनेट हो जाएगा, तो टॉलीन जो है वो इसमें राइट ऑप्शन होगी। तो ये आपने इनमें से सिलेक्ट करना है, टॉलीन, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन में से राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या होगी, अल्फा इज़ द राइट आंसर, टॉलीन जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। टी यहाँ से वो हो गया, आप इसको सही कर लें, टॉलीन का TO लगा दें साथ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, आप देखें कि क्या है आपके पास कि ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर नाइट्रेटिंग एजेंट, एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रही है, तो वो कौन सा यूज़ होता है, तो ये स्टार्ट में ही आपको मैंने बताया हुआ है कि उसमें जो है वो पॉजिटिव होती है स्टेट हमेशा इलेक्ट्रोफाइल मोस्टली, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पॉजिटिव स्टेट में होता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो आप देखें कि नाइट्रेशन में हम लोगों ने कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज़ किया था, एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट क्या था, NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स देखें ऑप्शन क्या है यहाँ पर, कौन सी वाली होगी, A जो है वो NO3 है, B जो है NO2 पॉजिटिव है, देखें ये NO2 पॉजिटिव ये आ गया। अब बाकी भी पढ़ लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। C जो है वो NO2 जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये आप देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज, और वो फोर्थ जो है वो HNO3 है। तो ये आप देखा कि नाइट्रेटिंग एजेंट इनमें से कौन सा वाला है, NO2 पॉजिटिव है, सो बीटा इज द राइट आंसर, NO2 पॉजिटिव जो है वो इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप देखें स्टूडेंट्स कि ये जो मैंने आपसे छोटी मोटी जो स्कीम बनाई हुई है तो इसके थ्रू आप कितना आसानी से इनको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव वन, कौन सा कंपाउंड जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। इनमें ऑप्शन आपको दी जा रही है बेंजीन की, इसके अलावा इथीन है, इथेन है एंड इथाइन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें कि इसके अंदर जो इथेन है एल्कीन, इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो आपको पता है कि ये इनको हम पैराफिन्स भी कहते थे। पैराफिन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि लिटिल एफिनिटी या लिटिल इसकी रिएक्टिविटी होती है, तो ये तो इसकी तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये तो साइड पे हो गए, ठीक है। अब आपके पास बाकी ऑप्शंस 3 बच गई हैं, बेंजीन, इथीन एंड इथाइन। अब आप देखें स्टूडेंट्स के इथाइन जो है इनके अंदर क्या होता है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है, और इसके अंदर इथीन में कार्बन टू कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद होता है, और बेंजीन में जो है ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है बेंजीन रिंग जो है वो में 3 डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट कर रहे होते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड्स। तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स की डीलोकलाइजेशन होती है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से आपको पता है कि जो कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो अब आपको पता है कि बेंजीन में क्या होता है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये बात मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ कि स्टेबिलिटी
क्या है कि स्टेबिलिटी, जिस कंपाउंड की भी अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी LITY, ठीक है, स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी, रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। सो आपने देखा कि बेंजीन डीलोकलाइजेशन की वजह से, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, स्टेबल ज़्यादा होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है, ठीक हो गया। और जो है इथेन है वो तो पैराफिन्स हैं, ये लिटिल एफिनिटी शो करते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस बची हैं, इथीन और इथाइन की। तो अब आप देखें कि जो आपके पास इथीन है इसके अंदर जो है वो आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा जो है वो पाई बॉन्ड है। तो आपको पता है कि ये जो पाई बॉन्ड्स हैं इसके अंदर, इथीन के अंदर 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड है, और इथाइंस के अंदर देखें तो आपके पास 1 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो आपने इसमें, इस टॉपिक में, इसमें भी जो है चैप्टर के एंड में मैंने जो कंपैरिजन किया था रिएक्टिविटीज़ का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इथाइन होते हैं उनकी जो है वो रिएक्टिविटी जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू इथीन। अगर आपको याद हो तो वो मैंने प्रॉपर ऑर्डर जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि इथाइन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद जो है सॉरी इथीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है इथीन की, ठीक है, और फिर इथाइन की रिएक्टिविटी होती है, और मतलब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट में जो है वो इथेन की रिएक्टिविटी होती है, पहले इथीन की, फिर इथाइन की और फिर इथेन की, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद होगा। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सी बच जाती है, इथीन जो है वो राइट आंसर है, राइट आंसर है, इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव वन, क्योंकि इसमें जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स फौरन से क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होता है कि आपका पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, ठीक है, तो वीक होता है तो फौरन से इजीली ब्रेक हो जाता है। अब क्या होता है, जब ब्रेक होता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो फौरन से आके इन पर अटैक कर लेता है। सो ये मोस्ट रिएक्टिव जो है वो इनमें से कंपाउंड कौन सा होगा, इथीन जो है दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव वन। सो बीटा इज द राइट आंसर। अब स्टूडेंट्स ये 7 MCQs मैंने सॉल्व किए हैं, जो नेक्स्ट 3 MCQs हैं वो भी मैं साथ ही आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है NMD कैट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन। आप देखें सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पूछा जा रहा है, जैसे नाइट्रेशन का भी देखा कि नाइट्रेटिंग एजेंट पूछा गया, नाइट्रेटिंग एजेंट, या आपसे पूछा जा सकता है सल्फोनेटिंग एजेंट, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की बात की जा रही है, तो वो कौन सा था। तो आपको याद होगा कि सल्फोनेशन में हम यूज़ करते थे SO3। सारे ऑप्शंस को पहले आप देखें कि H2SO4 को यूज़ करते हैं, HSO4 नेगेटिव को यूज़ करते हैं, SO3 को यूज़ करते हैं या SO3 पॉजिटिव को। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको किया तो आपने एकदम से जाके फौरन से इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज तो होता है, लेकिन कंफ्यूज होकर फौरन से SO3 पॉजिटिव नहीं कर लेना सिलेक्ट, ठीक है। तो SO3 जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में, मैंने आपको ये स्टार्ट में ही बताया था, मैं दोबारा से ही शो कर देती हूँ। तो देखें आपको याद होगा कि ये मैंने बताया था कि सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, ये सारे रिएक्शन। तो सल्फोनेशन में आप देखें कि कौन सा आपका इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 जो है वो आप यूज़ करते हैं इसको, जो कि न्यूट्रल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो SO3 जो है वो यहाँ पर यूज़ होता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सो द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज SO3, ठीक है। सो चार्ली इज द राइट आंसर। इसमें C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसमें स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है वो आपके पास आ जाती है एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटी फ्लेम बिकॉज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट देखें ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम क्या होता है कि जिसमें से क्या निकले, धुआं वगैरह जो निकले, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें से धुआं निकल रहा होता है तो हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं कि उनमें सूटी फ्लेम है उसका, ठीक है। सो ऐसे कंपाउंड्स में क्या होता है कि सूटी फ्लेम किस वजह से आता है, हमेशा याद रखें सूट के लिए हमेशा स्टूडेंट्स कार्बन जो है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है तो वो आपको हमेशा जो है वो सूट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मतलब धुआं उसमें से निकलता है। सो एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो सूटी फ्लेम क्यों देंगे। अब इसमें से ऑप्शन आप देख लेंगे, दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ए चॉइस आपको ये दी हुई है, बी जो है वो दे हैव रिंग स्ट्रक्चर, सी जो है वो क्या है, दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, और फोर्थ जो है दे रेजिस्ट रिएक्शन विद एयर। तो आपको मैंने पहले बताया कि जब सूटी फ्लेम की बात हो तो आपने जाना है कार्बन के ऊपर ना, कार्बन पे। तो आपको पता है ये भी मैंने डिस्कस की कि जितने ज़्यादा परसेंटेज जो है वो कार्बन की मौजूद होगी उतना ज़्यादा वो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। तो सो इस पे जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो चार्ली इज द राइट आंसर कि दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन को नहीं हम देखते, कार्बन की बेसिस पे जो है हम सूटी फ्लेम को डिस्कस करते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो सी जो है वो ऑप्शन करेक्ट होगी कि दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन,
ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, 8th क्वेश्चन क्या है कि द कन्वर्जन ऑफ एन-हेक्सेन टू इनटू बेंजीन बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। ठीक है, तो अब आपको पता है कि एन-हेक्सेन से क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है एन-हेक्सेन को बेंजीन में बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, प्लैटिनम की मौजूदगी में। तो ये रिएक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, तो आप चॉइसेस को देख लें कि फर्स्ट है आइसोमराइजेशन, सेकंड है एरोमेटाइजेशन, और नेक्स्ट जो है वो डी अल्काइलेशन है, और फोर्थ जो है वो रीअरेंजमेंट है। तो अब आप देखें स्टूडेंट स्ट्रक्चर को पहले आपने साथ में ना स्ट्रक्चर्स को वो कर लें। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर को बनाएं तो एन-हेक्सेन आपके पास क्या बनता है, CH3 CH2 CH2 इसी तरह से, और नेक्स्ट CH2 और फिर CH2 और फिर ये आपके पास CH3, ये आपके पास एन-हेक्सेन है। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते थे, लेकिन इस तरह से बनाया मैंने ताकि बेंजीन की में आसानी से इसको कन्वर्ट करना आसान हो जाए। ठीक है हमारे पास, तो अब ये प्लैटिनम की मौजूदगी में हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से बन रहा क्या है, बेंजीन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, C6H6 में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ में बाकी जो है वो आपके पास जो है वो 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएंगे 4H2। ये रिएक्शन भी हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जब पढ़ा था उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो डीहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखें कि स्टूडेंट्स एक एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकला, बाकी सब में से एक एक हाइड्रोजन निकाल दिया, 3 में से भी एक निकाला तो CH2 बच गया, यहाँ पर भी CH2, तो इनका बॉन्ड बनाने के लिए तो वो इस तरह से बन गया। और उसके बाद जो है वो फिर CH ये C6H6 है, और 6 कार्बन तो है मौजूद है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन बेंजीन में, लेकिन हाइड्रोजन देखें यहाँ पर 6 हो गए हैं। तो देखें यहाँ पर कितने हैं, 3 और 3 6 ये हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 6 तो इधर आ गया आपके पास, बाकी कितने बचे आपके पास, 8 बच गए। तो वो 8 किसकी फॉर्म में आप लिख देंगे, 4H2 की फॉर्म में, 4H2 4 2 8, 8 हाइड्रोजन ये इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स के एन-हेक्सेन था ये आपके पास, एन-हेक्सेन से जब आपने इसको बेंजीन में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर जो है ये साइक्लिक कंपाउंड था, कोई भी रिंग मौजूद नहीं था, लेकिन जब यहाँ पर बेंजीन बना है रिजल्ट में, तो इसके अंदर बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बन गया है। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एरोमेटाइजेशन कहेंगे। सो अगर इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखें तो द कन्वर्जन ऑफ एन-हेक्सेन इनटू बेंजीन बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो इसका बीटा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपने सारी ऑप्शंस देखनी होती हैं, तो ये मैं सारे पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस इसलिए करती हूँ। वैसे तो आप देखें कि आप कहें कि जी लेक्चर 2 मिनट में ख़त्म हो जाए, तो 2 मिनट में ख़त्म करना हो तो वो तो मैं कर सकती थी, मैं फ़ौरन से चॉइसेस आपको बता सकती थी, लेकिन यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स को जब मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आप इसके अलावा किसी भी टेस्ट में अगर अपीयर होना चाहते हैं, किसी एंट्री टेस्ट वगैरह में, तो उसमें जो है ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने जो पॉइंट्स आप लोगों से हमेशा मैं स्टार्ट में एंड तक जब डिस्कस करती हूँ, तो ये आपको काफ़ी जो है वो मदद आपके लिए आपकी पॉइंट से हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है वो जब भी किसी भी टेस्ट में अपीयर होंगे तो इन पॉइंट्स को जब एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे या लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करेंगे, एक एक पॉइंट में आप लोगों से जब डिस्कस करती हूँ तो वो उससे आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आते होंगे। तो अगर आपको स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी MCQs में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप उनसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और MCQs आ रहे हैं या आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं, इन्हीं ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप जो है वो भी क्वेश्चन मुझसे जो है वो इस लेक्चर के उसमें कमेंट में जाके जो है वो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो वो ज़रूर पूछें, उसका मैं कोशिश करूँगी कि ज़रूर आपको जो है स्टूडेंट्स में टाइमली उसको रिस्पॉन्ड करूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।